स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से। ये प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुका है या आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न ढूंढ के लाया हूँ, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये आपके लिए एक चैलेंज सीरीज़ है, यानी एक चैलेंज है जो आपको अटेम्प्ट करना है। 10 के 10 सवालों के आंसर आपको करने की कोशिश करना है और फाइनली आपको ये चेक करना है कि 10 में से आपके कितने सही है और कितने रॉन्ग हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है पॉलिटिकल साइंस का हब बनने वाला है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी जो अवधारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, विचारक हैं, सब कुछ एक ही जगह एक ही मंच पे उपलब्ध करवाने की मेरी कोशिश है। और आपकी जो भी डिमांड होगी, जो टॉपिक होंगे उन पे भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो बिना कोई देरी किए हम पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की सबसे बड़ी पीठ किस केस में बनी है? यानी जो सबसे बड़ी बेंच है, बेंच का तात्पर्य है दोस्तों कि जब कोई कितने जज एक केस को सुनते हैं सामने बैठ के, वो बनती है उसकी, वो कहलाती है बेंच, पीठ। तो कितने जजों की पीठ, मैक्सिमम कितने जजों ने एक साथ बैठ के किसी केस को सुना, प्रश्न ये है दोस्तों। तो आपको बताना है वो केस कौन सा था। आप मेरे साथ आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, मैं इसका सही आंसर बताऊंगा, फिर आप चेक कर लेना कि आपका आंसर दिया गया सही है या गलत। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की सबसे बड़ी पीठ किस केस, यानी उस केस का नाम आपको बताना है दोस्तों। जी हाँ, आप सही जा रहे हो दोस्तों। 13 जजों की पीठ, सन 1973 का मामला और अब तक का सबसे चर्चित केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जिसमें कुल 13 जज ने वो सुनवाई की थी और 7-6 के बहुमत से वो निर्णय दिया था, जिसमें संविधान की मूल ढांचे की जो संकल्पना है वो इसी केस की देने है। तो वो कौन सा केस है दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। के वाद आप याद रख सकते हो इजीली। के मीन्स केशवानंद, के से केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। कुल कितने जजों ने सुनवाई की थी? 13 जजों की पीठ, 13 जजों की बेंच, ये सबसे बड़ी अब तक की। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? जो सरकारी धन खर्च होता है दोस्तों, उसकी जांच की जाती है और वो जांच लोक लेखा समिति करती है। फिर ये लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको करती है? और इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो विपक्ष का नेता होता है। अमूमन लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष रहता है। तो बताइएगा, ये जो समिति है वो अपनी रिपोर्ट किसे देती है? आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं, आप डरे नहीं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। किसको देती है? लोकसभा अध्यक्ष को, या लोकसभा स्पीकर बोलते हैं उसको। फिर इसको लोकसभा के समक्ष इस पर चर्चा होती है, जो भी बात है वो आगे की कार्रवाई होती है। चलिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक के विषय में जुड़ी, किस विषय में हुई थी? यानी जो दोनों सदनों का प्रथम जो अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन, केवल साधारण विधेयक पर हो सकता है दोस्तों, पहले तो ये बता दूं मैं आपको। और अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 108 में ये उल्लेख है कि किसी साधारण विधेयक पर अगर दोनों सदनों में सहमति नहीं बने तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो प्रश्न ये है कि पहली बार किस विधेयक को लेकर ये बैठक हुई थी, संयुक्त बैठक? सन 1961 की बात है दोस्तों। दहेज उन्मूलन विधेयक के विषय में पहली बैठक हुई थी। कौन सा है? दहेज उन्मूलन विधेयक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहली बार संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? 1961। विषय था दहेज उन्मूलन। अब तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। 61, 1961, 1978 और 2002 में पोटा पर आखिरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ?
यानी जो हमारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, इसका गठन कब हुआ था? ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के, विधानसभाओं के, सब राज्यसभा के या लोकसभा जिसको कहते हैं संसद, तो सभी के जो इलेक्शंस हैं ये ऑर्गेनाइज करता है। तो इस आयोग का गठन कब हुआ? प्रश्न ये है, आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। सही और गलत आप अपने हिसाब अलग रखिए दोस्तों। लास्ट में आप टोटल निकालना कि आपके आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स जो हैं वो आपको आप अचीव कर पाते हो, या 10 में से कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है 25 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में राज्यों को आवंटित सीटों का आधार क्या है? यानी हर राज्य की कुछ लोकसभा की सीटें होती हैं, तो किस आधार पर वो सीटें दी गई है? किसी राज्य को कम, किसी को ज़्यादा। तो ये जो संख्या है वो तय करने का आधार क्या है, पैमाना क्या है, वो आधार आपको बताना है। और ये आधार है दोस्तों जनसंख्या। क्या है? लोकसभा में जो सीटों का आधार है वो क्या है? जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? यानी जब देश आज़ाद हुआ तो एक स्थायी सरकार आने से पहले अंग्रेजों ने एक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। वो कब की थी? आपको वो चीज़, वो तारीख और सन आपको बताना है। और बिल्कुल दोस्तों कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे स्तरीय प्रश्न हैं, कठिन लगे तो भी आप इन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, आंसर करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ अगर आपने कोई गलती की और गलती हो जाती है और वो तुरंत ठीक भी हो जाएगी, फिर वो एक परमानेंट चीज़ हो जाएगी। चलो हाँ ये चीज़ थी, तो अपने एक माइंड सेट में वो चीज़ जाती है। हमेशा हम जो है कहीं ना कहीं मनोबल खो देते हैं, तो ये मनोबल भी बनेगा कि अगर कोई प्रश्न गलत होता तो ये आपका नज़रिया है, अगली बार वो प्रश्न फिर गलत नहीं होना चाहिए। तो सकारात्मक नज़रिए के साथ आप अटेम्प्ट कीजिए। गलत होते हैं कोई दिक्कत नहीं, अगली बार जब परीक्षा हॉल में बैठो तब आपके ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था दोस्तों 2 सितंबर 1946। कब? 2 सितंबर 1946 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है वो दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? प्रश्न है ये, आपको संविधान संशोधन बताना है कौन सा वाला था। ये था दोस्तों 69वें संविधान संशोधन, 69 अमेंडमेंट 1991 में किया गया था। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? जो हाई कोर्ट है दोस्तों, यह एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड, यानी उसके सारे डिसीजन, सारे जो मामले हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो यह एक अभिलेख न्यायालय है। यह किस अनुच्छेद में ये बात लिखी हुई है? आंसर करने की कोशिश करो दोस्तों। आर्टिकल हैं 215। कौन से अनुच्छेद में ये बात लिखी हुई है? अनुच्छेद 215 में। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद 129 में है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद 129 में है। और यहाँ पे मैंने सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछा दोस्तों, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पे उच्चतम न्यायालय का संदर्भ लेते हुए उत्तर देने की कोशिश की होगी, तो ये अमूमन गलतियाँ होती है दोस्तों। अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, स्तरीय प्रश्न है दोस्तों, और ये आईएएस प्रीलिम्स में आया हुआ है। असहयोग आंदोलन के दौरान ये किसने कहा था कि शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है, स्वराज नहीं? असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 के दौरान चला, उस दौरान ये एक कथन आया कि शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है, स्वराज नहीं। ये किसने कहा था? आंसर करने की कोशिश करो दोस्तों। बहुत सारे लोग, मुझे पता है किस तरफ जा रहे हैं, अगर ऑप्शन होते तो पक्का उन्हीं को चुनते। अपने महात्मा गांधी की तरफ गए होंगे, ये नहीं है दोस्तों, सोचिएगा।
इसका सही उत्तर है दोस्तों सी आर दास, चित्तरंजन दास। सी आर दास ने ये बात कही थी असहयोग आंदोलन के दौरान। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1934 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न ये नहीं है, इसकी स्थापना 1934। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका पहला अधिवेशन हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में पटना में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो दोस्तों ये वीडियो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियो को भी आप जरूर अटेम्प्ट करें, देखें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान जो आपने राजनीति विज्ञान का मैटर पढ़ा है उसकी जांच परख, या यूँ कह सकते हैं कि एक कसौटी आपको मिल रही है कि आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी पुख्ता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।